गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ पीयूष कुमार फ्रॉम यूपी। और आज के हम सेशन में बात करेंगे पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्यूचर नीति के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक है। तो चलिए करते हैं फ्यूचर की बात फ्यूचर नीति के साथ। दोस्तों, संविधान के जो भाग हैं उनसे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ें, मैं बस मुश्किल से मुश्किल केवल 1 मिनट की होगी, मैं आपको छोटी सी वो चीज़ें बता दूं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय राजनीति व संविधान की अगर बात की जाए तो जो भारतीय राजनीति है उसका मतलब है कि संविधान के नियमों को लागू करने का व्यवहारिक स्वरूप, ठीक है। और संविधान की बात की जाए तो नियमों का एक समूह, ठीक है। मतलब नियम लिखिए तो उनका जो समूह है या उनकी जो एक तरीके से बुक है, ठीक है, तो वो तो हो गया एक तरीके से संविधान, यानी नियमों का समूह। उन नियमों के समूह को जो लागू कराने की जो व्यवहारिक प्रक्रिया है उसे बोलते हैं भारतीय राजनीति। और एक चीज़ है कि संविधान के जो भाग हैं, क्योंकि ये एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट टॉपिक में ये है कि जो संविधान के भाग हैं वो होते हैं 22, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के जो टॉपिक हैं वो 22 भाग होते हैं, 22 भाग। लेकिन कुछ जगह आपको मिल जाएगा 25 भाग भी। ये कैसे होता है? आपको कहाँ पे 22 लगाने हैं और कहाँ पे आंसर 25 लगाना है। दरअसल बात ये है कि जो संविधान में मूल संविधान की अगर बात की जाए तो उसमें 22 भाग थे संविधान के। लेकिन जब ये बात आ जाती है कि संविधान के जैसे 9A है, 9B है, तो अगर A B भी हम काउंट करें, 14A है, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर हम काउंट करते हैं तो संविधान के 25 भाग हो जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि बताइए मूल संविधान के कितने भाग है, संविधान में कितने भाग है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे संविधान में 25 भाग है, सॉरी संविधान में 22 भाग है, 22। लेकिन अगर पूछते हैं कि संविधान में अधिकतम कितने भाग हैं तो आपको जवाब देना होगा संविधान में इस समय 25 भाग है। इस समय की बात नहीं, मतलब अगर अधिकतम भाग पूछेगी अधिकतम कितने भाग है और वहाँ पे ऑप्शन में 25 मेंशन हो रहा है तो आपको वहाँ पे 25 ही लगाना पड़ेगा। तो संविधान के जो भाग है वो होते हैं 22 और अधिकतम जो भाग होते हैं वो है 25 यानी 25 भाग। अनुच्छेद भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे कि 395 अनुच्छेद है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है तो आप बताओगे 395 यानी 395 अनुच्छेद है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए मूल संविधान में कितने, तो भी 395। पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद है तो भी 395। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में अधिकतम कितने अनुच्छेद है तो आपको बताना पड़ेगा 470 यानी 470 अनुच्छेद भारतीय संविधान में है, ठीक है। और इसी तरह से जो अगर अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची में ऐसा नहीं है। अनुसूची केवल पहले मूल संविधान में 8 थी और संविधान संशोधन करके आज वर्तमान समय में जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो चुकी है। तो बस एक यही छोटी सी टॉपिक थी, माना कि और भी चीज़ें IPC CRPC ये चीज़ें होती है, लेकिन हम फिलहाल संविधान में बात कर रहे हैं। अगर आप UPSI की क्लासें लोगे तो आपको IPC CRPC और जितने भी ये लॉ होते हैं, लेबर लॉ वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। और जैसे कि UPSI की वैकेंसी आ रही है, अगर आपको आपकी डिमांड है कि हम UPSI की जो मूल विधि है यानी IPC CRPC वगैरह के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, देखिए कोई भी टीचर ना ही तो जो कंप्लीट IPC CRPC होती है, क्योंकि IPC की बात की जाए तो 23rd चैप्टर होते हैं यानी 23 तो इसमें चैप्टर होते हैं और 511 वे सेक्शन यानी धाराएं होती है। तो इतनी तो देखो धाराएं किसी को भी याद नहीं होती, ना ही कोई करता है, चाहे वो आप IPS ही क्यों ना बन जाओ, ठीक है। तो जो छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट होती है सभी बंदे वही करते हैं। तो अगर IPC के बारे में आपको, यानी अगर UPSI की जैसे कि वैकेंसी आ रही है, आपको सभी जानते हो, अगर आपको ये चाहिए तो कोई बात नहीं, आप बता देना, ठीक है। फिलहाल हम बात करते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का भाग। गाइज ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि संविधान के भाग 2 में किस चीज़ से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा नागरिकता। या फिर इस चीज़ से तीसरा क्वेश्चन, दूसरा कोई तरीके का क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए कि संविधान का जो आर्टिकल 6 से जो 11 है वो कौन से भाग से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा। या फिर इस चीज़ से कुछ भी चीज़ें जैसे कि निर्वाचन आयोग है वो बताइए कौन से संविधान के कौन से भाग में है, तो आपको बताना है वो पड़ेगा, वो संविधान के 15वें भाग में है। तो ये इसी चीज़ के लिए टॉपिक है। और दूसरी चीज़ इससे एक क्वेश्चन बनेगा वो मैं अभी आपको बताऊँगा। फिलहाल टॉपिक के साथ साथ आपको चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँगा। फिलहाल बात करते हैं संविधान का भाग 1 यानी पार्ट 1, संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। इसमें देखो कुछ चीज़ें बड़ी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये एक बात कही गई, इसमें केवल 5 ही आर्टिकल है और ये पाँचों के पाँचों आर्टिकल सिर्फ इस बात को मेंशन करते हैं कि जो संघ है, यानी संघ मतलब यहाँ पे संघ हम बात कर रहे हैं पूरे कंप्लीट भारत की, ठीक है, यानी पूरे भारत का जो क्षेत्र है उसका राज्य कहाँ कहाँ तक फैला है, कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, ठीक है, उसमें कितनी यूनियन टेरिटरी है, कितने उसमें स्टेट है, ठीक है, सिर्फ इसी बारे में है और ये 5 आर्टिकल किसी चीज़ के बारे में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं
जो ये क्या नाम है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। नागरिकता में जो आर्टिकल है वो है 6 से 11 तक। ठीक है, मैं मानता हूँ देखो अगर आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, इसमें कोई देखो सभी चीज़ें आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं मानता हूँ कि इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप है यानी नागरिकता है उसका जो बारे में है सिर्फ यही कहा गया है कि किस तरीके से आपको इस देश की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, क्या होगा आपकी जो नागरिकता छीन ली जाए। ठीक है, कुछ कंडीशंस के आधार पर ऐसा भी होता है जो विदेशी नागरिक है भारत में अगर रहे है वे कितने साल तक रहे, क्या क्या उन्हें प्रक्रिया करनी होगी ताकि वे नागरिक बन जाए भारत के। ठीक है, तो जैसे कि राहुल गांधी एग्जाम्पल के तौर पे उनका जो जन्म हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ था यानी ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन वाले कहते हैं कि ये राहुल गांधी जो है हमारे देश के नागरिक है, लेकिन राहुल गांधी इस बात को इनकार कर देते हैं कि भाई मैं वहाँ का नागरिक नहीं हूँ, जबकि इंग्लैंड वाले कहते हैं उसका रीज़न है। वे कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर जिसका भी जन्म होगा वो एक इंग्लैंड का होगा यानी वो एक ब्रिटिश होगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी है उन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ की नागरिकता नहीं मानता, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी क्योंकि वंशानुक्रम के आधार पर। ठीक है, वंशानुक्रम के आधार पर भी होती है, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। जब हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में लाऊंगा तब इसके बारे में बात करेंगे एक एक आर्टिकल पे बड़े अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 मौलिक अधिकार। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मौलिक अधिकार, क्योंकि हर किसी के अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो है 32। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को देखो संविधान के नज़रिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नज़रिए से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा कही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 32 है, यानी केवल एक 32। ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है यानी आपके जो फंडामेंटल राइट है आपके उनका कोई दुरुपयोग करता है यानी आपको कोई परेशान करता है, ठीक है, आपके राइट का कोई मिसयूज़ करता है, तो आप सीधा सीधा आप जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे जाकर केस कर सकते हो। माने कि देखा जाए तो जो आर्टिकल 226 है उसके नज़रिए से भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन ये जो आर्टिकल 32 है यानी आर्टिकल जो 32 है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी आप केस करते हो तो कैसे जाते हो? पहले आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करनी पड़ती है, फिर उसके बाद में वो केस जाते जाते आपका सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। लेकिन आर्टिकल 32 एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जो किसी भी केस को, अगर आपका कोई भी आर्टिकल 32 से संबंधित आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट आपके इस केस को एक्सेप्ट भी करेगा। ठीक है, तो सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसमें सारी चीज़ें जितनी भी है हर एक व्यक्ति के जो अधिकार है उन्हीं से संबंधित बात कही है। और साथों साथ ये भी कहा गया है कि आपके जो अधिकार है एक सीमित अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 19A क्या कहता है? आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 19A आपको क्या कहता है कि आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, यानी आप कुछ भी बोल सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप गाली दोगे। तो ये जितने भी अधिकार हैं आपके अधिकार है, लेकिन इसी में आप जो मौलिक अधिकार है इसमें ये भी बताया गया है साथ साथ कि ये अधिकार एक सीमित है। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हीरोइन गांजे का व्यापार करोगे। ठीक है, तो एक गाइडलाइन के थ्रू इस पर एक सीमा भी लगाई गई है और एक मौलिक अधिकार सभी को दिए गए हैं। मौलिक अधिकार हम सबको जानने भी चाहिए, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप भी इस चीज़ पे ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 to 51 यानी आर्टिकल 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हें शॉर्ट में DPS भी कहते हैं। चाहे हिंदी माध्यम से पढ़ लो चाहे आप क्या नाम है इंग्लिश माध्यम से पढ़ लो, आप सभी जितने भी स्टूडेंट हैं जब सब पढ़ोगे तो आप शॉर्ट में DPSP लिखोगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि इतना बड़ा कोई नहीं लिखता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये एक मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर आप मेरी क्लास देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पता लगेगा मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये दो ही भाग ऐसे थे जिनके बारे में सबसे ज़्यादा केस किए गए थे। यानी जो इंदिरा गांधी जी थी उस समय, तो किसानों के लिए किसी भी चीज़ के लिए वे अगर कोई संविधान संशोधन करती थी तो वो जो केस था वो उसमें जाता था उसमें क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जाता था तो वहाँ पे एक नियमों के आधार पर मौलिक अधिकारों के अकॉर्डिंग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाती थी, यानी मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती थी। तो कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे संविधान संशोधन फैल हुए हैं जो कोर्ट ने अपने आदेश दिए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि जो संविधान की गाइडलाइन है उसके अनुसार चलना पड़ता है।
ठीक है। तो आपको जो राज्य की नीति निर्धारक तत्व और मौलिक अधिकार, कंप्लीट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास रहेगी सिर्फ इन्हीं दो पर आधारित रहेगी। आपको मैं वहाँ पे ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो हमारे वकील रहे हैं, जब गवर्नमेंट तानाशाही हो जाती है तो किस तरीके से एक वकील पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट का डिवीजन है वो कंप्लीट बदल देता है। ठीक है, क्योंकि केवल सिर्फ मौलिक अधिकारों के तरीके से। और जो राज्य के नीति निर्धारक तत्व है उनका सीधा सीधा ये मतलब है कि राज्य को, राज्य मतलब यहाँ से अगर राज्य की बात की जाए तो यहाँ से राज्य का मतलब एक स्टेट नहीं है, राज्य का मतलब है एक पूरा का पूरा देश हो गया या फिर स्टेट गवर्नमेंट होगी, यानी कंप्लीट कुल मिला के जो भारत की, चाहे वो छोटी मतलब केंद्र की गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो, जितनी भी गवर्नमेंट है सभी के अपने अपने कार्य हैं। एग्जाम्पल के लिए छोटी सी बात मान लो, जो बच्चा होता है उनको 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो गवर्नमेंट देगी, ये राज्य का कार्य है। ठीक है, तो उसके लिए कई सारे नियम बनाए जाते हैं, जैसे कि अब जहाँ शिक्षा नीति में बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं कि भाई खेल खेल से सिखाओ, ठीक है, बच्चों को मार नहीं सकते। ठीक है, तो मिड डे मील की व्यवस्था और फ्री में क्या नाम फ्री में पढ़ाई की जा रही है, और गवर्नमेंट जो प्राइमरी के जूनियर लेवल के खासतौर से यहाँ तक के बच्चे जो 14 साल के हो जाते हैं, तो इसी आयु के जो बच्चे हैं वहाँ क्यों बिल्कुल मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो राज्य के जो नीति निर्धारक तत्व का मतलब है कि राज्य के जो कार्य है जो करने ही पड़ेगी। ठीक है, या राज्य के जो कर्तव्य है जो करने चाहिए उनके बारे में जितने भी आर्टिकल 36 टू 51 जो आर्टिकल 36 से 51 तक है वो कंप्लीट इसी चीज़ के बारे में, जो राज्य के जो कार्य है वे क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में आगे जो भाग आता है वो आता है भाग 4A मूल कर्तव्य जो है वो 42 एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, उसमें केवल एक ही आर्टिकल जोड़ दिया गया था, आर्टिकल 51A। उसमें क्या हुआ था कि जो मतलब इसमें केवल 11 ही जितने भी हैं, मात्र महज 11 ऐसे नियम रखे गए हैं, यानी मूल कर्तव्य है। ये ऐसे नहीं कि बाध्य है, बाध्य का मतलब ऐसे नहीं कि आपको ज़बरदस्ती माननी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये एक तरीके की गवर्नमेंट की जनता के प्रति एक अपील है कि भाई आप इस चीज़ को मानो। जैसे कि इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि आपको अपने संविधान के जो राष्ट्रीय फ्लैग है, ठीक है, राष्ट्रीय झंडा है, उसका आपको सम्मान करना चाहिए, आपको राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसे ही कुछ 11 नियम इन्होंने दिए थे। ये बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन एक तरीके से एक नागरिक होने के प्रति आपके मन में ये बातें होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस चीज़ को मानना चाहिए, ये अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तभी एक राष्ट्रीय आप नागरिक बन सकते हो, सच्चे राष्ट्रीय नागरिक। ये जो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ इसमें मूल कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। इसमें कहीं 3 शब्द जोड़े गए थे, उन 3 शब्द ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को मतलब एक तरीके से पावरफुल वोट दी थी। और साथ में जो 1976 के टाइम ही पंजाब में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी लगने के कारण ये आर्टिकल ये मतलब ये 42वां संविधान संशोधन है, ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे आज तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल में बदलाव किया गया है, सबसे ज़्यादा संविधान में बदलाव किया गया है वो 42 ही था। ये बात है इंदिरा गांधी के समय की। ठीक है, जब पंजाब में इमरजेंसी लगी हुई थी और 1976 में इंदिरा गांधी को चुनाव कराने थे, यानी चुनाव होने के बाद नया प्राइम मिनिस्टर या फिर दोबारा से वही चुन के आती, तो इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भाई जो इस समय की स्थिति है चुनाव होने लायक नहीं है। ठीक है, क्योंकि पूरे पंजाब में इमरजेंसी लगी हुई है, हंगामा हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो इस समय एक साल के लिए बढ़ा लिया गया था अपना पूरा कार्यकाल, यानी जहाँ 5 साल हो गए थे इंदिरा गांधी को और उसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव होने थे, तो 5 साल के बाद 1 साल ऐड कर दिया गया था। ये कह के कि भाई अभी चुनाव की स्थिति नहीं है। तो इंदिरा गांधी ही एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री रही है जिन्होंने अपना एक ही बार चुनाव जो है वो 6 साल तक चलाया था। ठीक है, यानी 5 साल का सभी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो वास्तविक तौर पर 5 ही साल का होता है, दोबारा चुन के आ जाए वो बात अलग है। लेकिन एकमात्र इंदिरा गांधी ऐसी रही है जिनका कार्यकाल 6 साल तक करा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आते हैं पार्ट 5, यानी जो संघ आती है, संघ सरकार, यानी एक तरीके से द यूनियन। ठीक है, ये एक तरीके से ये छोटी चीज़ लिखी गई है, ये हल्की सी मिस्टेक है, आप इस चीज़ को भूल जाओ, स्टेट पॉलिसी ये मिस्टेक लिखा गया है, थोड़ा सा एरर हो जाता है टाइपिस्ट से। और ये जो आर्टिकल 151 है ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, तो जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक है ये संघ, यानी जो गवर्नमेंट होती है, जो सेंट्रल की गवर्नमेंट होती है,
सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या नियम है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोकसभा होते हैं, राज्यसभा होती है, ये सारे के सारे जो संसद भवन होता है, किस तरीके से बिल पेश किए जाते हैं, सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये सिर्फ और सिर्फ संघ में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी चीज़ें हैं, जो भी कानून, जो भी कायदे, जो भी जिस तरीके से ये चीज़ें काम करती है पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जो लेखा जोखा है वो सारा का सारा इसमें आप मतलब थोड़ा सा देख सकते हैं। 52 से लेके 159 तक, सॉरी 151 तक, यानी लगभग लगभग कंप्लीट 100 ही आर्टिकल है। तो 365 में अकेले 100 आर्टिकल संविधान के भाग 5 में ही है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का लगभग लगभग कंप्लीट जो चीज़ है वो यहीं पे है। और इसी तरीके से है वो संविधान का भाग 6 यानी राज्य सरकार। राज्य सरकार की जो क्या नाम है, ये आपकी विधायिका होगी, ठीक है। विधायिका में विधानसभा, विधान परिषद, किस तरीके से इनका गठन किया जाता है, किस तरीके से निर्वाचन किया जाता है, यानी राज्य सरकार जो भी कार्य करती है और जिस तरीके से कार्य करती है, जिस तरीके से इसका गठन किया जाता है, ये सारी की सारी जो चीज़ें है संविधान के भाग 6 में है। यानी ये जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 237 में, मैं मानता हूँ कि ये जो 2 आर्टिकल है, सॉरी जो 2 भाग हैं संविधान के, इनमें सबसे ज़्यादा आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा आर्टिकल इन्हीं 2 के अंदर है। क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जब ये चीज़ें आपने कवर कर ली तो ये मानो लगभग 50% संविधान ही कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बची क्या जाता है भाई, एक तो पंचायतें बच जाती है जो क्या नाम है ग्रामीण विकास की होती है, और एक न्यायपालिका बच जाती है, और उसके बाद तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं भाग 7। भाग 7 कोई खास चीज़ नहीं है, क्योंकि आप देख भी रहे, मैंने आपको मतलब इसमें यहाँ पे लिखा भी है, एक ही तो इसमें आर्टिकल है 238, ठीक है, 238, और पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य के बारे में इसमें दर्शाया गया था। लेकिन ये जो संविधान का भाग 7 है ये एक तरीके से कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब ऐसे नहीं है कि इसे पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया। मैंने यहाँ पर लिखा भी है रिप्लेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हल्का सा इसमें चेंज करके और इसे एक अलग जगह रिप्लेस कर दिया है। यानी संविधान का जो भाग अकेला पूरा 7 था आर्टिकल 238, उसमें हल्का सा चेंजेस करके इसे एक अलग जगह रखा गया है। उसके भी कई सारे नियम होते हैं, जब आप पार्ट ऑफ क्या नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तब मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा, क्योंकि ये 1956 की बात है। 1956 के तहत जो एक नई अनुसूची आई थी उसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए थे कि जो गवर्नमेंट है, जो संसद जो बिल पेश करेगी, उसे ये अधिकार है कि अगर उन्होंने कोई बिल पेश कर दिया तो वो मतलब वाद योग्य है ही नहीं। वाद योग्य का मतलब उसे आप कोई भी जो वकील है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकता। आप सोच के देखिए एक बार, अगर मान लो कोई विधायक मतलब जो जनता है, जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके गवर्नमेंट ने कोई नियम बनाया है, संसद से बनाया है, बेशक हम मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन मान लो भाई कोई भी सरकार आज के टाइम में, मान लो बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ है, अगर कोई भी नियम ऐसा बना देती है, ये कोई भी अगर बिल पेश करती है तो लगभग उम्मीद पूरी है कि बिल पेश हो ही जाएगा और पास भी हो जाएगा। अगर बिल पास हो गया, ठीक है, और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता तो उसका फिर क्या उपाय है? उसका उपाय फिर यही है कि फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और उसके बारे में कहा जाएगा कि ये चीज़ें गलत है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि 1956 में एक नई अनुसूची बनाई गई, उसमें ये कहा गया कि अब जो हम एक काम का एक प्रावधान कर रहे हैं कि एक अनुसूची जोड़ रहे हैं, और कोई भी हम जो नियम बनाएंगे अगर हमने इस अनुसूची में डाल दिया तो उसको आप संसद में जाकर कोर्ट में जाकर चुनौती नहीं दे सकते। तो एक तरह से पूर्ण रूप से तानाशाही हो गया था, ठीक है। तो इसका चीज़ें आप ये देखो, बहुत लंबा टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप वहाँ समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट पार्ट है संविधान का भाग 8 पार्ट 8, संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, इसे यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे यूटी बोल देते हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 239 से 242 तक यानी 239 से लेकर 242 तक, इसमें सीधा सीधा यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। देखिए यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है, माना कि अभी बने हैं, पहले एक तरह का राज्य थे, ठीक है। लेकिन इन जगह भी कई चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, दिल्ली में चुनाव होते हैं जबकि यूटी है, लेकिन पुदुचेरी में चुनाव नहीं होते। तो इन तरह के जो सारे के सारे प्रावधान है यूटी से संबंधित, वो संविधान के भाग 8 में रखे गए हैं। 239 से 242, ये मतलब ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप देख ही रहे हो इसमें कितने 4 आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी बात करते हैं ये अब जो इसके बाद अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 9 पंचायतें। इस पंचायत का जो भाग है, ठीक है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है, ठीक
ठीक है, क्योंकि इसमें एक विवाद भी हुए, आप देख सकते हो 1992 से लेकर 1993 की बात आई है। पंचायतें आप बहुत इंपॉर्टेंट समझते हो, जबकि ये 73वां संविधान संशोधन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1992 से 1993 आया था, यानी 92 में प्रक्रिया शुरू की गई थी और 93 में कंप्लीट की गई थी। ये बात क्या है, पंचायतों के बीच अगर आपको एक छोटी सी बात बताएं तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और गांधी जी थे, इनके बीच में थोड़ा सा एक विवाद भी हुआ था, क्योंकि गांधी जी जो थे वो पंचायतों के पक्ष में थे। वे कह रहे थे कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर की आप देखोगे, प्राइम मिनिस्टर की देखोगे, तो जो ग्रामों के बारे में है, जो गाँव के बारे में इतना डीपली नहीं देख सकते। ठीक है, तो वहाँ के एक अधिकारी को घोषित किया जाना चाहिए, वहाँ पे भी एक छोटी सत्ता घोषित कर देनी चाहिए कि भाई चुनाव के जरिए से वहाँ पे भी एक प्रमुख, एक मुखिया बना देना चाहिए जो गांव के विकास के बारे में सोच सके। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कथन ये था कि अगर गाँव के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, तो गाँव बहुत डीपली की बात है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, गाँव की ओर इतना ध्यान अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो वहाँ पे जो दलित लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, वहाँ के उन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, क्योंकि वहाँ का प्रमुख, यहाँ का मुखिया कौन बनेगा? वहाँ का मुखिया वही बनेगा जो ऊंची कास्ट का होगा। तो इसी चीज़ के लेके थोड़ा सा विवाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हो गया था। लेकिन उसके बाद एक सॉल्यूशन निकाला, 73rd जो अमेंडमेंट आया है, इसमें कहा गया था कि भाई अब जब आप देखते हो कि अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप देखते भी होगे कि अब जो सीट है प्रधान की, वो एससी में आ गई है। ठीक है, कभी कभी जनरल में आती है, ओबीसी में आती है। तो ये एक निचोड़ था पूरी, जो एक कमेटी बैठी थी इस चीज़ पे कि हाँ भाई पंचायत तो देखो लानी पड़ेगी, क्योंकि पंचायत इंपॉर्टेंट है, भाई गाँव की तरफ कौन ध्यान देगा। लेकिन इस चीज़ के लिए भाई दलितों का शोषण ना हो, तो इस चीज़ के लिए इसमें थोड़ा सा आरक्षण जोड़ दिया था। और उसके बाद में जो पंचायत है वो 1992 से 1993 में घोषित कर दी गई थी। इसमें आर्टिकल बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है। ठीक है, देन 243 ए बी सी डी इस तरीके से करके ओ तक जो है वो है। इसके नेक्स्ट पॉइंट है जो वो है नगर पालिका। ठीक है, पंचायत होती है, ऐसे ही नगर पालिका होती है, उसमें होते हैं पंचायत, इसमें होते हैं म्यूनसिपल। ठीक है, तो जो ये होते हैं इसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 2G तक है। 2G का मतलब क्या है? देखो, चल तो आर्टिकल 243 ही रहा है, लेकिन 2G का मतलब है जब यहाँ से 243 ओ से करते करते जेड तक हो जाएगा, उसके बाद आर्टिकल इस तरह के चलेंगे, आर्टिकल 243 2A, आर्टिकल 243 2B, इस तरीके से करते करते जो नगर पालिका है 9A, वो 243 से लेके 243 2G तक जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर बात की जाए तो ये उसके नेक्स्ट ईयर यानी 72 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 से 1993 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो नगर पालिका है, देखो एक तो गांव होगी पंचायत, एक होगी नगर पालिका। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती है, एक नगर पालिका और एक होती है ये सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन तीनों के चुनाव आप अगर थोड़ा सा भी गांव से बिलोंग करते हो तो आप इन चीज़ों को समझते होगे। ये 93वां संविधान संशोधन 1997 यानी 97वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। ये आर्टिकल 243 2H से लेकर आर्टिकल 243 2T तक है। सहकारी समितियां बनाई गई थी इसमें, और सहकारी समितियों का गठन किया गया था, क्योंकि सहकारी समिति भी उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं संविधान का भाग 10। ठीक है, पार्ट 10, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र यानी द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें कही गई थी कि द अनुसूचित मतलब ये अनुसूचित है और जनजातीय क्षेत्र है। आप इसको जानते होंगे, जब आप फॉर्म भरते होगे तो एक SC और ST आता होगा, तो उसी के बारे में बात की है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं जनजातीय क्षेत्र को, और जो ये है अनुसूचित मतलब एक तरीके से जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे, अनुसूचित जाति के बारे में। माना कि ये भी कुछ इसी तरह से इन्हें हम ST बोलते हैं, शेड्यूल ट्राइब। इनका मतलब क्या है कि जो जनजातीय क्षेत्र है, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र है उनकी एक अपनी सभ्यता होती है। ठीक है, उनकी अपनी एक सभ्यता होती है, अपने कुछ नियम होते हैं जो संविधान से थोड़ा सा हटके होते हैं। जैसे कि इसमें कई सारी जनजाति आती है, थार जनजाति, ठीक है, और भी बहुत सारी जनजातियाँ आती है, एक से एक मतलब डेंजर जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, भारत के अंदर भी है ये, और देशों के अंदर भी है। तो लगभग सभी की जो संविधान में है इनके बारे में वर्णित किया गया है और कहा गया है कि भाई देखो, इनकी जो अपनी एक व्यवस्था है, अपना एक दिनचर्या है, ठीक है, अपने जो कुछ नियम है, सभ्यता है, हम उनको कुचल नहीं सकते। तो उनके लिए एक विशेष
प्रावधान संविधान 10 में किया गया था, संविधान के भाग 10 में किया गया था कि एक जनजातीय जो क्षेत्र है उनके लिए एक अलग से विशेष बनाया जाए, उन्हें हम इस पूरे कंप्लीट संविधान से थोड़ा सा अलग किया जाए, उनकी जो सभ्यता है उनके विरुद्ध किसी भी तरीके की उनके जो सभ्यता है ना कुचला ना जाए। इसमें आर्टिकल 244 से लेके 242A तक ही है, द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, माना कि ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में है, कंप्लीट जो कास्ट वाली बात आएगी वो थोड़े से आगे चल के आएगी। नेक्स्ट आते हैं पार्ट 11, संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है, आर्टिकल 245 और 263, आर्टिकल 245 टू 263, यानी रिलेशन बिटवीन टू यूनियन एंड द स्टेट। संघ और राज्य के बारे में बात की जाए, यहाँ पे जो संघ है वो है कंप्लीट भारत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य की बात की जाए तो राज्य है एक तरीके स्टेट गवर्नमेंट। तो जो संघ है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, जो उनके बीच का जो कंक्लूजन है, ठीक, उनके बीच के जो संबंध है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अलग हो सकती है, जैसे कि अब जहाँ सेंट्रल में की अगर बात की जाए तो वहाँ पे बीजेपी है, जबकि राजस्थान में बीजेपी नहीं है। ठीक है, तो क्या, लेकिन अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तियाँ जो स्टेट गवर्नमेंट से ज़्यादा शक्तियाँ होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर कोई दबाव बना सकती है? नहीं बना सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ नियम हैं, अपने कुछ अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने कुछ अधिकार हैं। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में जो संबंध है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पे आर्टिकल 245 से 263 में। संविधान भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद, यानी जो 264 से लेके 300A तक इसके अनुच्छेद है। इसमें क्या बताया गया है, फाइनेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, जो फाइनेंस है, प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स है। देखो आप हिंदी में थोड़ा सा कुछ चीज़ें अजीब लगती है, लेकिन इंग्लिश में हम डेली यूज़ में जो वर्ड्स बोलते हैं उन्हें थोड़ा समझ में आ जाता है। जैसे कि फाइनेंस के बारे में बात की रही है। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की जो संपत्ति है, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट किन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कराती है, जो जैसे जो संविदा की भर्ती होती है वे क्या होता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे की जाती है। तो यहाँ पे जो सरकार की जो संपत्ति है, ठीक है, सरकार की जो प्रॉपर्टी है, उनके बारे में बात की जा रही है। सरकार की जो पैसा है उन सभी के संबंध में संविधान के भाग 12 में रखा गया है इन सभी टॉपिकों को। नेक्स्ट है पार्ट 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। इसका क्या मतलब है, आइए बात करते हैं। दोस्तों, जो संविधान का भाग 13 है इसमें भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है, भारत का राज्य क्षेत्र मतलब जितना भी भारत का राज्य है कंप्लीट, उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरेक्शन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदी में आ जाते हैं, अनुच्छेद 301 से 307 तक, इसमें केवल 7 ही अनुच्छेद है। इसके बारे में क्या बताया गया है, आपने एक चीज़ देखी होगी, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आपने एक चीज़ देखी होगी, वो चीज़ है ये FSSAI। ये क्या चीज़ है, यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप देखते होगे जब भी आप कोई कुरकुरे हो, चिप्स हो, जो भी कोई ऐसी चीज़ है जो पैकेट की चीज़ है, जो किसी कंपनी से बन के आ रही है, तो उसमें क्या देखा होगा आपने कि उस पर ये मार्क रहता है, एक लोगो रहता है। तो ये लोगो क्या चीज़ है, ये लोगो का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने की है, जो पैकेट की है, उस पर उसको गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है कि हाँ ये जो चीज़ है ये खाने लायक है, इसको हम अथॉरिटी देते हैं कि ये बिल्कुल सही है। तो जब भी कोई कंपनी, चाहे वो छोटा सा रेस्टोरेंट ही क्यों ना हो, एक जगह से हमें परमिशन लेनी पड़ती है खाने से संबंधित कि हाँ भाई हमारा खाना बिल्कुल सही है और ये हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली है। गवर्नमेंट इस बात को करती है एग्री कि हाँ जो भी हम दे रहे हैं वो खाने लायक है। तो इसी तरह के जो व्यापार होते हैं, ऐसे व्यापार में बहुत चीज़ें आती है। जैसे कि आपने देखा होगा, मान लो आप यूपी में रहते हो, आप यूपी में कोई भी सामान खरीदते हो, आप उसे कहीं भी लेकर घूम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आप किसी अदर स्टेट में जाते हो, आप कोई बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं। तो उन सभी नियमों के बारे में संविधान के भाग 13 में रखा गया है और उन सभी की जो बातें हैं वो संविधान के भाग 13 में की जाएगी। संविधान भाग 14, संविधान भाग 14 में है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, यानी सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो संघ और राज्य के जितने भी, संघ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य माने स्टेट गवर्नमेंट,
तो इनके जो अधीन जो सेवाएं आती हैं, इन दोनों के जो कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है। जैसे कि आप इनमें कोई बहुत सारे आयोग आते हैं, जैसे कि लोक सेवा आयोग जो खर्च करता है, लोक सेवा आयोग जो कार्य करता है, लोक सेवा आयोग जो प्रतिवेदन करता है, ठीक है, जो निर्वाचन करने की प्रक्रिया है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, संक्रमणकालीन उपबंध है, ये जितने भी हैं 308 से लेकर 323 तक, ठीक है, ये सारे के सारे जो है ये संघ और राज्य की जो अधीन सेवा है, यानी जो कुछ ऐसे कार्य है जो इनके प्रोसेस पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। जो जितने भी आयोग बनेंगे, ये आयोग कौन बनाएगा? मान लो अभी कोई आपने यूपीएसआई की भर्ती आई है, ठीक, यूपीएसआई भर्ती के लिए एक आयोग बनाया, एक आयोग गठित किया गया, तो कौन बनाएगा उसे? या तो राज्य सरकार बनाएगी अगर राज्य की भर्ती है, संघ सरकार बनाएगी अगर वो कोई राज्य क्या नाम संघ की भर्ती है। तो ये जितने भी सारे आयोग बनते हैं ये अधीन होते हैं किसके? संघ के और राज्य के। तो इसी का प्रोसेस संविधान के भाग 14 में है। संविधान का भाग 14A, इसमें केवल 2 ही आर्टिकल है, 323A और 323B, अधिकरण यानी न्यायाधिकरण। इसका मतलब क्या, इसमें देखो सिर्फ 2 ही अनुच्छेद है। अनुच्छेद 323 में है प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, अधिकरण मतलब अधिकार में जो आता है उसे बोलते हैं अधिकरण, ठीक। 323 ख है जो उसमें है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। ज़्यादा डीपली चीज़ नहीं है, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो इनके कुछ एग्जाम्पल देके समझाने पड़ेंगे, तब प्रोसेस समझ में आएगा कंप्लीट। संविधान भाग 15 निर्वाचन यानी इलेक्शंस। इलेक्शन का मतलब है कि देखो, इलेक्शन आप सभी जानते हो, आप सभी वोट देते हो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आप सभी 18+ हो गए, ठीक है, 18+। तो वो 324 से लेके 329A तक जितने भी आर्टिकल है वो सारे के सारे इलेक्शन से संबंधित हैं। यानी इलेक्शन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन कैसे होएगा, इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन का जो मंडल है, आयोग है, वो कौन गठित करेगा, उसमें कौन कौन सदस्य होएंगे। तो जो इलेक्शन की सारी के सारी प्रोसेस होते हैं उन्हीं के बारे में, जैसे कि एक आचार संहिता लगती है, आचार संहिता कब लगेगी, कब निर्धारित की जाएगी, तो इसको जो निर्धारण करने का जो तरीका है वो एक किसी पार्टी के हित में नहीं होता, ठीक है। तो अगर बाई चांस मान लो अब जब बीजेपी सरकार है, अब अगर आयोग बनाएगी तो कौन बनाएगा? बीजेपी सरकार बनाएगी? नहीं बनाएगी। इसमें एक संविधान के एक प्रोसेस के तहत एक आयोग बनाया जाएगा जो एक सभी पार्टियों, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेगा। तो इसी के बारे में जो सारा कंप्लीट प्रोसेस है वो संविधान के भाग 15 में बताया गया है। नेक्स्ट पार्ट है 16 भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, स्पेशल प्रोविजन रिलेशन टू सर्टेन क्लासेस। देखो विशेष जो संबंध है, जो विशेष उपबंध है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, विशेष उपबंध है, ठीक है, विशेष उपबंध जो 16 है। विशेष उपबंध का मतलब है सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा बोला गया है SC और ST से, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप सुनते होंगे एंग्लो इंडिया, तो वो भी प्रोसेस इसी में आता है, ठीक है। और जितने भी ये आपने देखा होगा SC ST के लिए लोक सभा में, राज्यसभा में जो चुनाव होते हैं, जितने भी चुनाव होते हैं उनमें कहीं ना कहीं SC ST के कुछ पद निर्धारित किए जाते हैं कि हाँ इतने पद SC और ST के लिए ही हैं। तो जो SC ST के संबंध में जितने भी कथन हैं, जितने भी बातें हैं, जो थोड़ा सा प्रोटेक्शन करने की जो ज़रूरत है, वो संविधान का भाग 16 बखूबी निभाता है। नेक्स्ट है संविधान भाग 17। संविधान भाग 17 क्या है? देखो ये राजभाषा है। राजभाषा के ऊपर जब आप बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें कि भाषा के आधार पर इतने पंगे हुए एक समय, भाषा के आधार पर ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके, कि सिर्फ ऐसा नहीं है। देखो इसमें तो सिर्फ ये बताया जाएगा कि संविधान के भाग 17 में कि जो संविधान में कितनी भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें राजभाषा कहा गया है, ठीक है। सभी जैसे कि आपने देखा होगा कि भाषाएं तो बहुत सारी है, ठीक है। जनजातीय भाषा में बहुत सारी, जितनी भी जनजातीय सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। तो अब संसद में जो बिल पेश होएगा वो किस किस भाषा में, ऑफिशियल साइट पर आएगा। देखिए जब भी संसद में कोई बिल पेश होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो एक लैंग्वेज में आता है। उसमें कई तरह की लैंग्वेज भी होती है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में आता है कि हाँ भाई सभी क्षेत्रों के लोग बड़ी आसानी से पढ़ ले उस चीज़ को और समझे। तो उसकी भी एक क्राइटेरिया है, क्योंकि भाई इतनी सारी भाषाएं में कैसे बोल सकते हैं, कैसे उस बारे में पढ़ा जा सकता है, कैसे इतने सारे पत्र जो संसद में निकलते हैं क्या सारे की सारी भाषाओं में लिखे जाएंगे? नहीं। तो कुछ स्पेशल है, जैसे कि संसद के साथ साथ जो न्यायपालिका है उनके भी पत्र व्यवहार करने की जो
तरीका है वो अलग है, जो भाषाएं हैं वो अलग है। तो उन सभी भाषाओं से जो संबंधित जब बातें की गई है वो संविधान के भाग 17 में भी की गई है। नेक्स्ट है पार्ट 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन। धारा 3 आपने सुना होगा कि भाई 144 लग गई यानी कर्फ्यू लग गया, ठीक है। तो जो कर्फ्यू हो गया और जो राष्ट्रपति शासन हो गया, ये जितने भी है आपात उपबंध वो संविधान के भाग 18 में आता है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक। आप देखोगे कि जैसे कि पंजाब में इमरजेंसी लगी थी, जिस समय 1978वां एक संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। सॉरी 1976 में एक संविधान संशोधन किया गया था जिस समय इंदिरा गांधी थी। तो उस समय संविधान संशोधन करके क्या बोला गया था कि इस समय भारत का जो पंजाब एक अहम हिस्सा है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वहाँ पे चुनाव किया जाए। तो उन्होंने क्या काम किया था, एक संविधान संशोधन किया और अपना 1 साल आगे बढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इमरजेंसी के बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं कि भाई क्यों लगेगी, कब तक लगेगी, कैसे लगेगी, जो सारा कंप्लीट प्रोसेस है उस संविधान के भाग 18 में है, 352 से लेकर 360 तक। नेक्स्ट है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण क्या चीज़ होती है? देखो आप मैथ में जब कुछ एक्सरसाइज करते होगे तो आप लास्ट में देखते होगे कि एक चीज़ आती है मिसलेनियस, जैसे हिंदी में बोलते हैं विविध। तो विविधता में देखते होगे कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक ही चैप्टर के क्वेश्चन रहते हैं। आप देखते होगे उसमें बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चन रहते हैं या फिर कभी कभी कंप्लीट बुक के क्वेश्चन होते हैं। तो विविध का मतलब ये है कि जब आप कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा संविधान का, जैसे संविधान में ले रहे हैं हम, तो संविधान का एक ऐसा भाग, ठीक है, जिसमें जब कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें कोई भी सारे के सारे आर्टिकल आ सके, ठीक है। कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं कि जिसका संबंध किसी और भाग से है ही नहीं, तो उन सभी आर्टिकल्स के लिए एक भाग बना दे, उसका नाम रख दे विविध, जिसे आप मिसलेनियस के नाम से जानते हो, बखूबी जानते होगे, ठीक है। इसमें 361 से लेकर 367 तक अनुच्छेद हैं, यानी कंप्लीट पूरे 7 अनुच्छेद हैं। लास्ट नहीं है, आखिर इसके बाद है संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन 368। बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही एक वो मात्र प्रोसेस है जिसके तहत आप संविधान संशोधन करते हो, जिस CAA बोलते हैं। आपने देखा होगा ना, अभी चर्चा में भी था CAA, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या चीज़ है? जब भी संविधान में चेंजेस किए जाते हैं समय या स्थिति को देखकर, तो क्या किया जाता है, एक संविधान में संशोधन किया जाता है। वही प्रक्रिया आर्टिकल 368 यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कहलाती है, संविधान संशोधन। तो इसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से संविधान संशोधन होता है, कौन सा ऐसा भाग है संविधान का, कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे भाई विशेष बहुमत से ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है, कुछ जगह साधारण बहुमत से किया जाता है, कौन उसमें वोट डालते हैं, कौन वोट नहीं डालते। ऐसा नहीं है कि संसद में जितने भी सदस्य होते हैं सारे के सारे वोट डालते हैं, नहीं, बहुत सदस्य ऐसे होते हैं जो वोट नहीं डालते। राष्ट्रपति भी संसद में बैठ सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि संसद में राष्ट्रपति वोट देता है किसी पक्ष को लेकर, नहीं देता। उसका अलग काम है, वो संसद को संबोधित करता है और एक जगह बिठाकर जो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है वो करवाता है, जॉइंट सेशन बोलते हैं जिसको। तो ऐसे ही जितनी प्रोसेस है वो आर्टिकल 368 में ही बताए जाते हैं, इसलिए ये जो भाग है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है संविधान भाग 21 अस्थायी और संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। ये क्या चीज़ है? देखो इनके बारे में बताता हूँ। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, मतलब स्पेशल की बात की जा रही है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो संविधान का 392 है, इसमें कहा गया है कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, अब वो हमेशा नहीं होएगी, थोड़ा कभी कभी होएगी, उसके लिए कुछ विशेष प्रोविजन है, तो इसीलिए बोला गया है कि विशेष उपबंध है, ठीक है। जैसे कि आप देखा होगा कि लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है, ठीक है, जो भारत के जो आप देखा हो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध है, ठीक है। राज्य सूची के कुछ विषयों के जो संबंध है, कुछ जो विशेष सूची है, ठीक है, जो राज्य की सूची है उसमें कुछ अलग बात कही गई है, ठीक है। आप जो भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम, ये जितने भी क्षेत्र हैं लगभग इन सब में एक सामान्य बात है। जैसे उत्तर प्रदेश और वहाँ के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनमें सामान्य बात नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर है, उनके कुछ नियमों में अंतर दिया गया है। तो जो सामान्य थोड़ा सा अदर है
उसी के बारे में बताया है कि विशेष उपबंध है। कंप्लीट तो देखो हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको। नेक्स्ट है संविधान भाग 22। संविधान भाग 22 में क्या है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकरण और पाठ और निरसन। देखिए अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई, ये इसमें लिखा क्या है, तो आप समझ लेना कि ये ही चारों के चारों आर्टिकल हैं। जैसे कि 393 में क्या है, संक्षिप्त नाम, जो इसमें बोल दिया गया है कि एक शॉर्ट टाइटल होना चाहिए। उसका प्रारंभ क्या है, 394 अनुच्छेद। 394 क्या है, हिंदी भाषा में प्राधिकृत। 395 में क्या है, निरसन। कंप्लीट। तो अगर आपको ये चीज़ें, आपको ये इसका कंप्लीट जो संविधान का भाग 22 का जो टाइटल है, अगर आपको ये याद है तो समझो आपको ये चारों के चारों आर्टिकल जो है याद हो गए। गाइज तो ये हमारी कंप्लीट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो दोनों भाग है ये मिला के कम्प्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। देखो अगर कोई मिस्टेक है, कोई हमें कमी है, तो देखो आप बताओगे तो हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। अदरवाइज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका आभार है हम पे। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।